हेलो एवरीवन, मैथ टीचर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 1.2 जो कि आपके 9th क्लास का एनसीईआरटी का है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम नष्ट करते हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 1 है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, यानी कि नीचे जो जितना भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ है वो सत्य है या असत्य है, आपको प्रत्येक का उत्तर देना है, वो भी कारण के साथ। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। आपको यहाँ पे बताना है प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो है वो वास्तविक संख्या होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक चीज़ है आपका अपरिमेय संख्या, ठीक है, और दूसरा चीज़ क्या है यहाँ पे वास्तविक संख्या। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए आखिर अपरिमेय संख्या क्या है और वास्तविक संख्या क्या है। तो देखिए अपरिमेय संख्या उसको बोलते हैं जैसे कि जिसको हम लोग रूट के अंदर लिखते हैं, जैसे कि √5, √3, √2 या फिर √7। बेसिकली आप इतना याद रखिए, अपरिमेय संख्या यानी कि रूट की बात कर रहा है, जो कि आपका रूट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, और वास्तविक संख्या क्या है, तो वास्तविक संख्या हम लोग उसको बोलते हैं जो कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और प्लस परिमेय संख्या से जो बनकर नया संख्या जो हमारा आता है उसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपने क्या समझा, अपरिमेय संख्या क्या है जो कि बेसिकली रूट के अंदर होना चाहिए, और वास्तविक संख्या क्या है जो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों से मिलकर बनता है, उसको हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो देखिए यहाँ पे जो है अपरिमेय संख्या से भी मिलकर वास्तविक संख्या बना है और परिमेय संख्या से भी मिलकर वास्तविक संख्या बना है, यानी कि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंदर होगा। ठीक है, ये जरूर। और यहाँ पे देखिए अपरिमेय तो वास्तविक होगा लेकिन वास्तविक अपरिमेय नहीं होगा, क्योंकि इसमें परिमेय भी है। हो सकता है वास्तविक संख्या जो हम लिए हैं वो परिमेय हो, अपरिमेय ना हो। ठीक है, तो वहाँ पे जो है ये जो है परिमेय संख्या वास्तविक होगा, लेकिन वास्तविक परिमेय होगा या नहीं होगा, या फिर अपरिमेय होगा या नहीं होगा, उसमें थोड़ा संदेह है। तो उसको आप लोगों को जब क्वेश्चन मिलेगा तभी वो बनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो दिख रहा है जो अपरिमेय होगा वो वास्तविक संख्या होगा, जो परिमेय होगा वो भी वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसका उत्तर लिखेंगे, जब आप इसका उत्तर दीजिएगा एग्जाम के अंदर, तो यहाँ पे लिखिएगा ये जो है आपका सत्य है। ठीक है, सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या का संग्रह, क्योंकि वास्तविक संख्या का संग्रह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से बना होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्या जो है उसका संग्रह जो होता है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कैसे प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन जो आपका कह रहा है संख्या रेखा कह रहा है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा जो यहाँ पे पॉइंट निकल के आ रहा है प्रत्येक बिंदु। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग संख्या रेखा को समझते हैं। ये हुआ आपका संख्या रेखा। ठीक है, संख्या रेखा जो होता है, इधर ये मेन पॉइंट जो होता है ओरिजिन 0, और इधर से जो होता है +1 +2 +3 +4 ऐसे करके इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, और इधर जो होता है -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे करके माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका संख्या रेखा। अब कह रहा है इसमें प्रत्येक बिंदु जो होता है √m के रूप का होता है, √m के रूप का। ठीक है, और यहाँ पे जो कह रहा है m जो है एक प्राकृतिक संख्या है, यानी कि √m के रूप का होना चाहिए, और m जो यहाँ पे होना चाहिए प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। ठीक है, प्राकृतिक संख्या।
तो कह रहा है प्रत्येक बिंदु यानी कि जितना भी बिंदु है संख्या रेखा पर, यानी कि -2 वाला भी बिंदु जितना भी है, या फिर 3 वाला, या फिर -5, जितना भी संख्या है ये टोटल संख्या रेखा के ऊपर है, या फिर -5 हो, या फिर 2 हो, या फिर 0 हो, जितना भी है ये सब क्या है, संख्या रेखा के ऊपर ये जितना भी संख्या दिख रहा है वो है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक बिंदु, यानी कि क्वेश्चन इस संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु के अंदर आपका -3 भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे +3 भी आ जाएगा, क्योंकि प्रत्येक बिंदु जितना भी संख्या रेखा पर जितना भी संख्या हो, यानी कि प्रत्येक बिंदु यानी कि प्रत्येक संख्या √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए प्राकृतिक संख्या क्या मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ प्लस वाला, जितना भी प्लस वाला आगे जाएगा 1 से लेकर 1 2 इन्फिनिटी तक, उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पे m अगर प्राकृतिक संख्या है तो इसको हम लोग √m के रूप का होगा, तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ इस संख्या रेखा के ऊपर प्राकृतिक संख्या थोड़ो है, यहाँ पे -1 वाला भी है, -2 -3 -4 ऐसे करके फिर तक, यानी कि जो संख्या रेखा होता है वो इंटीजर होता है, यानी कि पूर्णांक होता है, जो कि +1 +2 +3 से करके -1 -2 -3, यानी कि प्लस वाला भी और माइनस वाला दोनों को मिला करके जो बनता है उसको हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। तो जो संख्या रेखा जो होता है इंटीजर्स से मिलके बने होते हैं, सिर्फ प्राकृतिक संख्या से मिलके थोड़े बने होते हैं, तो यहाँ पे इंटीजर्स से मिलके बने होते हैं। तो इसीलिए संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु को हम लोग √m के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अगर लिखते हैं तो √m जो होना चाहिए, यानी कि m जो होना चाहिए प्राकृतिक संख्या ना होकर m अगर इंटीजर होगा, तब उसको हम लोग संख्या रेखा के ऊपर प्रत्येक बिंदु को लिख सकते हैं। अगर लेकिन यहाँ पे m जो है प्राकृतिक संख्या है, तो यहाँ पे जो होगा हम उसको नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या के अलावा भी इस पे जो नंबर्स हैं जो कि आपका प्राकृतिक संख्या के अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, तो जब इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे असत्य है, असत्य है। ठीक है, असत्य है क्योंकि असत्य है क्योंकि कोई भी ऋण संख्या कोई भी ऋणात्मक संख्या का मतलब क्या हुआ, जो कि माइनस वाला है। ऋणात्मक संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या हुआ, जो प्लस वाला है। किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती, वर्गमूल नहीं हो सकती। ठीक है, असत्य है क्योंकि कोई भी ऋणात्मक संख्या यानी कि जो माइनस वाला है किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती, यानी कि जो प्लस वाला है उसका वर्गमूल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। कैसे असत्य होगा इसको हमने पूरा ब्रीफ से समझा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन आगे की ओर। क्वेश्चन है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, यानी कि प्रत्येक वास्तविक संख्या है अपरिमेय संख्या होगा, इसको हम लोगों को दिखाना है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, इसको हम लोगों को दिखाना है। तो जैसा कि हमने बताया है आपको, वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या जो होता है अपरिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या से, अपरिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या से मिलकर बनता है वास्तविक संख्या। ठीक है, तो कह रहा है वास्तविक संख्या जो प्रत्येक है वो अपरिमेय संख्या होगा। देखिए प्रत्येक वास्तविक, देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझना आपको ये है, देखिए प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है ये यहाँ पे परिमेय अपरिमेय संख्या होगा, यही तो आपको दिखाना है। यानी कि प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है अपरिमेय संख्या होगा या नहीं होगा, ये हम लोगों को दिखाना है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, देखिए वास्तविक संख्या जो होता है अपरिमेय और परिमेय से मिलकर बना होता है। तो और वास्तविक संख्या जो होगा, जैसे कि √5 जो होगा ये हो गया अपरिमेय संख्या, और √2 जो यहाँ पे सिर्फ 2 जो हो गया ये हो गया परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये दोनों से मिलकर क्या बनता है, वास्तविक संख्या। तो देखिए √5 तो आपका अपरिमेय होगा, लेकिन 2 जो है अपरिमेय होगा, ये 2 अपरिमेय नहीं होगा, ये 2 जो है वो परिमेय होगा। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा होगा वास्तविक संख्या जो होता है अपरिमेय और परिमेय दोनों से मिलकर बना होता है। तो हम कैसे कह सकते हैं वास्तविक संख्या जो है वो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होगा, नहीं होगा,
क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर 2 भी तो है, जो कि 2 आपका परिमेय है और परिमेय नहीं है। ठीक है, तो 2 जो है आपका ये परिमेय है और परिमेय नहीं है। तो क्वेश्चन जो कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या के अंदर 2 भी तो आ गया। क्या एक अपरिमेय संख्या होती है? तो यहाँ पे जो आपका इसका उत्तर होगा वो होगा, क्या होगा? असत्य है। असत्य है। क्यों असत्य है? उदाहरण, यहाँ पे उदाहरण के लिए उदाहरण हम ले सकते हैं। उदाहरण 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, उदाहरण के लिए 2 एक परिमेय संख्या है और यहाँ पे यहाँ पे एक परिमेय को हटा दीजिए, वहाँ पे वास्तविक लिख दीजिए। परिमेय तो खैर है ही, लेकिन वास्तविक भी तो है। 2 एक वास्तविक संख्या है, लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है। लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है सभी जो धनात्मक संख्या है, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल क्या अपरिमेय संख्या होते हैं? तो देखिए, यदि नहीं होते हैं तो ऐसी संख्या का वर्गमूल का हम लोगों को उदाहरण देना है जो कि परिमेय संख्या हो। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक में आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, आपका यहाँ पे 8 हो गया और 9 हो गया। अब यहाँ पे वर्गमूल, यानी कि वर्गमूल का मतलब यहाँ पे होता है रूट। सब पे अगर हम लोग यहाँ पे रूट लगा दे रहे हैं, ठीक है, सब पे यहाँ पे रूट लगा दे रहे हैं हम लोग, वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे सब पे तो हमने वर्गमूल लगा दिया, लेकिन अगर वर्गमूल हम लोग तोड़ते हैं और 4 का वर्गमूल तोड़ेंगे तो आपका क्या निकल कर आएगा? 2। यहाँ पे हम लोग अगर 9 का वर्गमूल तोड़ेंगे तो क्या निकल कर आएगा? 3। ठीक है, वर्गमूल वैसे ही तो तोड़ते हैं। जो हम लोग वर्गमूल निकल के आता है, जैसे 2 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ पे 4। यहाँ पे 3 आया निकल कर, 3 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे निकल के आ गया 9। यानी कि स्क्वायर करना होता है वर्गमूल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो हम लोगों को एक उदाहरण देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक 4 भी तो है। धनात्मक का मतलब क्या हुआ? जहाँ पे पॉजिटिव, और ऋणात्मक का मतलब क्या हुआ? निगेटिव। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, यानी कि 4 जो है इसका वर्गमूल निकल के आ गया 2। तो 2 क्या आपका एक अपरिमेय संख्या है? तो 2 जो है आपका अपरिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण देना है जो कि परिमेय संख्या हो, यानी कि 4 जो है आपका हमारा वैसा एग्जाम्पल है जिसका हम लोग वर्गमूल तोड़ेंगे तो 2 निकल कर आएगा और 2 जो है हमारा यहाँ पे परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको पूरा अच्छे से समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे उत्तर देकर लिख सकते हैं उत्तर। ठीक है, यहाँ पे प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए √4 जो होगा आपका, उदाहरण के लिए √4 है। ठीक है, जिसका वर्गमूल 2 है, जो कि परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ चुके होंगे प्रत्येक जो आपका होगा
धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए √4 है जिसका वर्गमूल 2 है जो कि परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, कह रहा है दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को एक चीज़ जानना होगा। देखिए पाइथागोरस प्रमेय अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो इसको आप अगर जान जाइएगा तो बिल्कुल आसान है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है इसको हम लोग जानते हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय जो होता है उसका मेन चीज़ ये होता है, देखिए एक त्रिभुज लेते हैं जिसमें एक जो एंगल होता है आपका 90 डिग्री का एंगल होता है, तो वो आपका उसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया जाता है उस त्रिभुज के अंदर। ठीक है, तो चलिए इस त्रिभुज के अंदर देखिए जो नीचे वाला हिस्सा होता है यहाँ पे एक एंगल लिया जाता है। ठीक है, एंगल कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो कि 90 से छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों योगों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस दोनों एंगल का योग मिला के 90 डिग्री होता है और एक जो होता है उसका एंगल जो होता है समकोण होता है जिसका एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज इसी त्रिभुज के अंदर होता है। ठीक है, तो एंगल जहाँ बनता है उसके जस्ट सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं। ठीक है, लंब बोलते हैं। और लंब मतलब यानी कि जहाँ पे लंब लगा होता है 90 डिग्री का एंगल बनता है उसको लंब बोलते हैं। और नीचे जो ज़मीन से जुड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं आधार, जो नीचे की तरफ होता है उसको आधार बोलते हैं जिसपे पूरा त्रिभुज बना होता है। और एंगल यानी कि एंगल जो होता है 90 डिग्री का उसके जस्ट सामने वाला को यानी कि त्रिभुज के सबसे लंबा जो भुजा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोण। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज इसमें हम लोग करेंगे। एक नया त्रिभुज और बना लेते हैं यहाँ पे, उसमें हम लोग थोड़ा जगह नहीं बचा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस त्रिभुज का कुछ भुजा मान लेते हैं, जैसे कि इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको लंब बोलेंगे, यहाँ पे हमने लिखा है। इसको हम लोग कर्ण बोलेंगे और इसको हम नीचे वाले को आधार बोलेंगे यानी कि। चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ आपको जानना है, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं और इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। ठीक है, और 1 और 2 मान लिए तो इसको हम लोगों को निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला जो होता है यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं। देखिए फॉर्मूला जो होता है आपका, अगर आपको h निकालना है, हाइपोटेनस को हम लोग h से डिनोट करते हैं। h मतलब हाइपोटेनस यानी कि कर्ण होता है, बेस मतलब आधार होता है जिसको b से डिनोट करते हैं, और लंब यानी कि p यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि लंब p, इसको हम लोग p से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोटेनस यानी कि कर्ण इज इक्वल टू होता है आपका बेस का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे लंब का स्क्वायर और यहाँ पे h का स्क्वायर। ठीक है, ये जो आपका मूल मंत्र होगा यानी कि मूल फार्मूला होगा आपका पाइथागोरस प्रमेय का। तो इससे हम लोग बहुत से फार्मूला निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, और यहाँ पे h नहीं आपको b निकालना हो तो क्या करेंगे, h p को इधर भेज देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कई साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पे b नहीं, अगर आपको p निकालना हो, p स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, b को इधर भेज देंगे तो यहाँ पे h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने बहुत फार्मूला, इससे हमने दूसरा कई फार्मूले हमने बना लिए। ठीक है, मेन आपको इतना याद रहेगा तो इससे आप ये सब बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग कैसे फाइंड करते हैं इसको। देखिए हम लोगों को h यहाँ पे निकालना है, तो h इज इक्वल टू क्या होता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। ठीक है, तो b क्या है यहाँ पे, b जो है आपका, b का मतलब क्या हुआ, बेस यानी कि नीचे वाला आधार, b यहाँ पे लिखा है हमने। तो b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस, और यहाँ पे p क्या है, लंब का स्क्वायर यानी कि ये वाला लंब क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5। ठीक है, 5 तो निकल कर आ गया। अब यहाँ पे देखिए h का स्क्वायर है, तो h जब हम लोग निकालेंगे स्क्वायर को बराबर के उस साइड भेजते हैं तो यहाँ पे रूट लग जाता है, तो आ गया आपका √5। तो यानी कि h का जो वैल्यू यहाँ पे क्या निकल कर आया, √5। मेन चीज़ आपका ये तो निकल के आ गया। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इसको संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करना है। √5 को क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिखाए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार हम लोग निरूपित करते हैं। बस कुछ नहीं करना है, अब संख्या रेखा बनाना है और उसको निरूपित कर देना है। ये रहा आपका संख्या रेखा। ठीक है,
संख्या रेखा हमने पहले ही बताया है, यहाँ पर मूल बिंदु 0 होता है, इधर 1, इधर 2, इधर 3, ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाता है, और इधर -1, इधर -2 और इधर -3, ऐसे करके -इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को √5 को निरूपित करना है, बस कुछ नहीं करना है आपको। नीचे हमने क्या माना है 2, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने नीचे 2 मान लेंगे, और ऊपर 1, यानी कि इतना 1 के बराबर ऊपर हमने एक लंबाई ले लेंगे जिसको हमने 1 मान लिया, और नीचे यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, टोटल आपका 2 हो गया, और इसको यहाँ से हम लोगों को मिला देना है, बस कुछ नहीं करना है। अब ये लंबाई हमारा क्या निकल के आया है, √5। कैसे निकल के आया है उसको हमने यहाँ पर समझ चुके हैं। ठीक है, तो बस इस √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, यानी कि देखिए अब यहाँ पे एंगल कुछ भी हो सकता है। अब ये देखिए यहाँ पे मान के चलिए इसका लंबाई है √5। अब इसको संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे तो क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे नीचे की तरफ लाएंगे, यानी कि इसको हम लोग नीचे की तरफ ऐसे ले आएंगे, नीचे ले आएंगे, यानी कि इसको हम लोग ले आ करके संख्या रेखा पर बराबर धर देंगे। जैसे कि यहाँ पे एक डंडा है जिसका लंबाई इतना है, √5 है। ठीक है, इस डंडे को ऐसे हमने तिरछा रखा हुआ है, इसको धीरे धीरे यहाँ पे संख्या रेखा पे गिराएंगे तो हमारा √5 हो जाएगा, यानी कि धीरे धीरे इसको हम लोग डॉटेड लाइन से, ये तो हमने समझाने के लिए एरो दिया है, लेकिन यहाँ पे डॉटेड लाइन से ऐसे ऐसे करके यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे √5। यहाँ पे हमने कैसे √5 को संख्या रेखा पर दिखाया आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो वैसे हम लोग संख्या रेखा पर किसी भी रूट को, यानी कि अपरिमेय संख्या को, वैसे हम लोग संख्या रेखा के रूप में संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आप यहाँ पे समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे हमने जाना एक्सरसाइज 1.2 जो कि आपके NCERT 9th क्लास का है, उसको हमने सॉल्व किया, और जाना प्रत्येक क्वेश्चन का हमने उत्तर के माध्यम से उसको समझा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसे हमारे YouTube चैनल पर आने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।